चलिए, शक्ति कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आगामी सत्र के लिए देखते हैं कि 10th का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो चलने वाला है उसका क्या प्रॉपर तरीका है यहाँ चलने का, और इंटर फाइनल भी चलने वाला है, 12th भी चलने वाला है जो कि 14 फरवरी से संभावित डेट है। तो आइए आज हम 10th के बारे में थोड़ा सा बात करें। देखिए, सभी सब्जेक्ट चलते हैं यहाँ पर और हम साइंस के एक पोर्शन फिजिक्स को देखते हैं अब, ठीक। तो आइए हम बताते हैं जो आपको यहाँ विज्ञान मिलेगा, इसमें आपको हाई स्कूल स्तर पर 3 पोर्शन, एक होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 पोर्शन होंगे। टोटल आपका 75 मार्क्स होगा, टोटल 75 मार्क्स होगा। टोटल 75 मार्क्स होगा, जिसमें यहाँ से 25 मार्क्स आएगा आपका, यहाँ से 25 मार्क्स का आएगा और यहाँ से 20 मार्क्स का आएगा। सॉरी, ये 70 होगा, 70 मार्क्स होगा। 25 मार्क्स का फिजिक्स, 25 मार्क्स का बायो और 20 मार्क्स का केमिस्ट्री आएगा, ठीक। तो केमिस्ट्री वाले, बायो वाले सर आएंगे, केमिस्ट्री और बायो के बारे में आपको बताएंगे। हम फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको और फिजिक्स के बारे में बताते हैं कि 10th में फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ओके। तो आइए चलते हैं 10th के फिजिक्स के पोर्शन पर। अब ये है आपका 10th का सिलेबस, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा आपका। और अब देखिए, जो फिजिक्स है उसमें आपको 2 यूनिट पढ़ना है। एक यूनिट है आपका लाइट, प्रकाश, और दूसरी यूनिट है इलेक्ट्रिक, विद्युत। ये 2 यूनिट आपको यहाँ पर देखने हैं हाई स्कूल स्तर पे। अब इसमें क्या है, इसमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कुछ चैप्टर हैं जिसे हम देख रहे हैं। यहाँ पहला चैप्टर हम देखते हैं प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन, ये पहला चैप्टर आपको यहाँ दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और इसमें अंग्रेजी में से कहें हम तो लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्लेन मिरर से और स्फेरिकल मिरर से, समतल दर्पण और गोली दर्पण से। दूसरा चैप्टर हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या है आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर हम यहां देखेंगे लेंस, और चौथा चैप्टर हम देखेंगे आपका मानव नेत्र। दृष्टि दोष ये रहेगा, और अपवर्तन में ही आपको प्रिज्म भी देखने को मिलेगा, अपवर्तन में ही प्रिज्म भी देखने को मिलेगा।
तो ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये आपको एक प्रिज्म भी रहेगा। तो ये पोर्शन आपको लाइट जो एक यूनिट है, इसमें इतने पोर्शन के अंदर हम लोग डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। अभी एक एक चैप्टर में क्या टॉपिक देख रहे हैं उसका भी आपसे देखते हैं, उसका भी चर्चा करते हैं। और इस पोर्शन में आपको देखना क्या है, इस पोर्शन में आपको लाइट वाले पोर्शन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें कि क्या क्या पढ़ना है, तब हम इस पोर्शन को आपको बताएं। इसमें अपने को पढ़ना है विद्युत धारा, विद्युत और विद्युत धारा पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, ठीक। और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ना है। यहां पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है। चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है, ठीक। अब आगे लिख नहीं सकते, आगे कट जाएगा। तो ये होगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इतना आपको वहां पढ़ने हैं। तो कुल मिलाकर ये आपको हाई स्कूल में पढ़ने हैं। और हाई स्कूल के सिलेबस के साथ कुछ कंपटीशन के स्तर तक हम लोग इसे देख सकते हैं, प्री फाउंडेशन समझ सकते हैं आप। जैसे कि डायरेक्ट भी कैसे आंसर मार सकते हैं आप एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव आंसर, तो उसकी भी आपको यहाँ बातें बताई जाएंगी। मैं अब इसमें थोड़ा सा दिखाता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे। पढ़ना तो साल ये है पूरे हाई स्कूल में, ठीक। अब क्या किस में पढ़ना है उसको दिखाते हैं। चलो, ये चैप्टर हम बांट के पढ़ेंगे। यूनिट तो 2 रहेगी, एनसीईआरटी केवल इतना इतना लिखेगी बस। अब चलो हटाते हैं इसे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट गए हैं। क्या पढ़ना है इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक। देखिए, जो लाइट का पोर्शन है, लाइट प्रकाश यहीं से शुरू होगा। अब आपको परावर्तन जो पढ़ाया जाएगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें इस चैप्टर में आपको समतल दर्पण से पढ़ाया जाएगा, समतल दर्पण से और गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से, समतल दर्पण से और गोलीय दर्पण से। अब क्या होता है, समतल दर्पण से जब परावर्तन देखते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि किसी वस्तु का समतल दर्पण से जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है। प्रतिबिंब का खेल है यहाँ, ठीक। और यहाँ भी खेल है प्रतिबिंब का, बट यहाँ न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 बड़े प्रसिद्ध फार्मूले आते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और यहाँ पर m इक्वल टू I/O इक्वल टू -v/u। ये 2 फार्मूले पे यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं। बस ध्यान रखना होता है कि माइनस और प्लस किसको लेना है और कब लेना है, ठीक। चाहे तो आप इन फार्मूलों के बजाय भी डायरेक्ट उत्तर बताने का हम प्रयास करेंगे और आपको सिखाएंगे भी कि डायरेक्ट उत्तर कैसे बताते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सवाल लिख दूं, यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूं कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले
किसी अवतल दर्पण के सामने 25 सेमी पर रखी चलो पूछने कहाँ रखी जाए। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब 2 गुना बने। इस तरह के सवाल आते हैं, 2 गुना बने, सीधा बने, वास्तविक बने, उल्टा बने, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब इसको लगाने का तरीका इसमें है, इससे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं कंपटीशन देना है, कुछ भी देना है, पॉलिटेक्निक देना है, IERT देना है, NDA देना है, जो भी देना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सीधे आंसर चाहिए आपको। ये प्रोसेस से जाना नहीं है कि इससे जाएंगे, लगाएंगे, समय लगेगा, और समय अपने पास होता नहीं कंपटीशन में। तो डायरेक्ट उत्तर कैसे मारेंगे? डायरेक्ट के लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूं। F बराबर मोदी यूनिवर्सिटी बटे मोदी -1। F बराबर मोदी यूनिवर्सिटी बटे मोदी -1। अब इसमें यम क्या होता है? ये जो 2 गुना बोला है, यू पूछा है वस्तु कहाँ रखा जाए, और यह फोकस दूरी दिया है। अब कौन सा माइनस कौन सा प्लस होता है, ये मैं क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा कि क्यों माइनस लिया जाता है, किसे क्यों प्लस। तो यहाँ पर फोकस दूरी माइनस ली जाती है, 2 गुना सीधा बोला इसलिए यम प्लस होगा। फिर यू का वैल्यू निकालना है, रखोगे मान तुरंत आएगा। यफ का मान -10 सेमी, यम का मान 2 गुना सीधा +2 इंटू यू अपान 2 - 1, 2 - 1 1, 2 से कटा दो, u बराबर -5 सेमी। आंसर हो गया, बस ये उत्तर आ जाएगा परीक्षा डायरेक्ट। तो पल भर में आप मतलब 20 सेकंड के अंदर उत्तर मार देंगे कंपटीशन में। तो ये भी मैं आपको हाई स्कूल स्तर पे ही बता दूंगा, हाई स्कूल स्तर पे भी, मतलब डिटेल में कैसे करना है वो भी समझेंगे, लेकिन आपको कंपटीशन में कैसे मारना है डायरेक्ट वो भी समझा देंगे। ऐसे छोटे छोटे बहुत से सूत्र यूज करेंगे जो आपको सीधे उत्तर दे देंगे। तो हाई स्कूल के साथ साथ कंपटीशन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि डिटेल में करेंगे तो बढ़ा जाता है। सर डिटेल में कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, बस इसी को ऐसे कर देते हैं, यम बराबर -v/u, यम का वैल्यू +2 बराबर -v/u, और क्रॉस मल्टीप्लाई v बराबर -2u। बस u पूछा है, 1/f बराबर 1/v + 1/u, ये फार्मूला। f का वैल्यू है 1/10, v का वैल्यू -2u + 1/u। इसे हल कर लेते हैं, u का वैल्यू आ जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ नहीं है, तो वही आएगा 5 सेमी। तो ये प्रोसेस है तुम्हारा करने का। हाई स्कूल में इस तरह से करते हैं, नंबर मिलेगा। एकेडमिक क्लासों में, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, एकेडमिक क्लास में इसी तरह से नंबर मिलेगा। लेकिन कंपटीशन में ऐसे करेंगे तो नंबर मिलने के बजाय टाइम बहुत लेगा। ओके, तो और भी तमाम चीज़ है, तमाम क्वेश्चन है। जैसे और भी आपको अभी प्रकाश का परावर्तन हमने देखा, पूछेगा कि किस दर्पण में जो है इमेज वास्तविक बनता है, किसमें आभासी बनता है। इमेज क्या होता है? तो देखो, समतल दर्पण जो पढ़ाएंगे आपको वो बताएंगे कि किसी वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब कैसा है? जो इमेज बना, ये इमेज आभासी है, जैसा कि, और सीधा है। सीधा देखो, वस्तु इधर है, ये भी इधर, वस्तु के बराबर होता है। और एक रहस्य की बात यह है कि P(a) अगर इसे मान ले P(a), तो सदैव P(a) बराबर P(a) होता है। ये सदैव होता है,
ये कहानी क्या होती है, सदैव होती है। तो आपसे कहेगा कि समतल दर्पण से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के संबंध में सत्य क्या नहीं है या असत्य कथन पहचानिए। तो इतने बातें सत्य हैं, इसके बाद कुछ और लिखा है तो असत्य है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। ठीक। और रही बात अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में कई तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। ये फोकस पॉइंट होता है, सेंटर होता है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखोगे, इमेज यहाँ बनता है। कैसे बनता है बताऊंगा। वास्तविक भी बनता है, यहाँ रखोगे तो इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ रखोगे तो इमेज यहीं बनेगा, यहाँ रखोगे तो इमेज यहाँ बन जाएगा, यहाँ रखोगे तो इमेज यहाँ बन जाएगा, और यहाँ रखोगे तो इमेज यहाँ बन जाता है। मतलब वास्तविक इसमें बनता है। ये वास्तविक इमेज है, ये आभासी है। और उत्तल दर्पण में सदैव आभासी ही बनता है, छोटा ही बनता है इमेज। तो पूरा कहानी इस दर्पण की, इस दर्पण की, इस दर्पण, ये अवतल है, ये उत्तल है, ये समतल है, अर्थात इसमें सदैव आभासी बनता है, इसमें सदैव आभासी बनता है, इसमें आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है। तो अगर कहा जाए कि आभासी किस दर्पण में बनते हैं, तो तीनों में बनते हैं। अगर कहा जाए वास्तविक इसमें बनते हैं, तो मात्र इसमें बनता है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं दर्पण की कहानी। अब अगर थोड़ा सा अपवर्तन में चले, तो अपवर्तन में क्वेश्चन होता है, अपवर्तन में जो क्वेश्चन होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे कभी क्वेश्चन आता है, कहता है वायु के सापेक्ष, ऐसे क्वेश्चन आता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं, लगाने का तरीका फार्मूला बताऊंगा, 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 होता है। लेकिन आप डायरेक्ट कैसे लगा सकते हो। ऑप्शन देखो, 3/2 बी, 2/3 सी, 4/3 डी, 3/4, इस तरह से विकल्प दिया है। तो आपको ये डायरेक्ट बताऊं, सीधा सीधा उल्टा पूछा जाए तो जवाब भी उल्टा दे दो, उल्टा पूछा जाए तो जवाब उल्टा दे दो आंसर। सर उल्टा पूछा जाए मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, और फिर पूछा है कांच के सापेक्ष वायु, उल्टा पूछ लिया गया। जब उल्टा पूछ लिया गया तो आप क्या करें, जवाब भी उल्टा दे दीजिए। 3/2 को क्या करें, 2/3 कर दीजिए, काम खत्म, उत्तर हो गया। उल्टा पूछा जाए तो उल्टा जवाब दो, काम खत्म, उत्तर हो गया। अब आपसे अगर हम इसी सवाल को पूछें तो शायद आप आराम से बता देंगे, आराम से अगला उत्तर बता देंगे। क्वेश्चन देखिए बदल गया। अब बताओ, क्वेश्चन बदल गया, क्या हो गया। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए बता देंगे, क्यों नहीं, आराम से। ये होगा नहीं सर, उल्टा पूछा गया, उल्टा पूछा गया तो आंसर क्या होगा, उल्टा। तो कौन सा, 4/3 का उल्टा क्या है, 3/4, खत्म बात। समझ रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 1n2 गुणे 2n1 = 1 होता है। इसका मतलब 1n2 बराबर 1/2n1, जस्ट अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। तो सीधा सीधा उल्टा करते हैं, फार्मूले में जाए ना, डायरेक्ट उत्तर मान लें, है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर और भी हम दिखाएं तो देखो, एक बड़ा फेवरेट सवाल होता है, पॉलिटेक्निक में आया भी है सन 2013 में। क्वेश्चन बोलता हूं, कहता है वायु के सापेक्ष, हाई स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको जो एनडीए और पॉलिटेक्निक, आईआईटी और बेसिक क्वेश्चन जहां भी पूछे जाते हैं हर स्थान पे काम करेगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच का
क्रांतिक कोण पूछा जाता है। क्रांतिक कोण क्या होगा? अब देखिए क्रांतिक कोण बताना है, कैसे करेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का ANG फार्मूला 1/sin होता है। यहां से अगर हमें C का मान निकालना है, C माने क्रांतिक कोण होता है, तो sin C बराबर 1/ANG लिख सकते हैं। तो 1/ANG उल्टा हो जाएगा, तो sin C बराबर GNA। फार्मूला सीधे सीधे अगर हम कहें C का मान, तो C बराबर होता है साइन इनवर्स GNA। काम खत्म। क्रांतिक कोण क्या होता है? सीधा सीधा साइन इनवर्स GNA। अर्थात ये क्या होता है सर? जो एक सघन माध्यम होगा, एक विरल, सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक होता है, सीधा सीधा इस फार्मूले में रख के लगा सकते हैं। तो यहाँ तो दिया है, इसको लगाइए, कैसे लगाएंगे देखते हैं। हाँ, ये भी दिया रहेगा, जबकि साइन 42 अंश बराबर 0.67 ये वैल्यू दिया रहेगा। तो सर यहीं लगा दीजिए। ये क्या दिया है? 3/2 क्या दिया है? वायु के सापेक्ष कांच ANG बोलते हैं। तो फिर GNA बराबर क्या हो जाएगा? सर अभी तो बताए हैं उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। चलो वैल्यू रखते हैं, तो C बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स GNA 2/3, मतलब साइन इनवर्स 0.67। और इसका वैल्यू यहाँ देखो 42 अंश, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो 42 अंश हो जाएगा इसका वैल्यू। तो C बराबर आ गया 42 अंश। ठीक है, डायरेक्ट चाहे लगाओ और चाहे उत्तर डायरेक्ट भी मान लो। ये जो कोण होता है वही क्रांतिक कोण होता है, सीधा सीधा बिना पेन चलाए। जो कोण होता है साइन का वही क्रांतिक कोण होता है। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन बोलूंगा, आप पहले उत्तर बता दोगे। बस एक क्वेश्चन इस पर देख के हम आपको आगे सिलेबस बताते हैं। अब देखो होता क्या है, अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 हो, तो हीरे का क्रांतिक कोण क्या होगा? और जबकि दिया रहेगा, जबकि साइन 24 अंश बराबर 0.416 वैल्यू दिया रहेगा। उत्तर डायरेक्ट मार सकते हैं? जी हाँ। क्यों? साइन का जो कोण है सर वही C होगा, क्रांतिक कोण। काम खत्म। तो C बराबर डायरेक्ट 24 अंश। बिना हल किए उत्तर मार सकते हैं। हल करने का तरीका तो बताएंगे, सिखाएंगे, लेकिन हल कर सकते हैं, डायरेक्ट उत्तर मार सकते हैं। तो ये सब तरीका कंपटीशन के हैं। इस कंपटीशन में इतना समय नहीं रहता कि हम हल करें, डायरेक्ट भी उत्तर मार सकते हैं, है ना। तो आइए अब हम और भी आगे आपको बताते हैं। देखिए इसी तरह से लेंस में, जब लेंस पढ़ोगे तो लेंस में भी आपको दो फार्मूले मिलेगा। ये बस यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? ये फार्मूला। इस पर बहुत से क्वेश्चन, इस पर बहुत से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, लेंस में एक और आ जाएगा, P बराबर 1/F डायोप्टर, या ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर 100/F डायोप्टर। और ये तब है जब F मीटर में हो, और ये तब है जब F सेमी में हो। ठीक, इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बस इतने से फार्मूले होते हैं। हालांकि लेंस में एक और हो भी होता है, n-1 1/R1 माइनस 1/R2, ये भी फार्मूला होता है ना। तो ये फार्मूले यूज करके हम लेंस का सवाल लगा लेते हैं। बस माइनस प्लस संभाल लेंगे तो लेंस का भी सवाल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। ह्यूमन आई की बात होती है, तो ह्यूमन आई क्या होता है? कुछ नहीं सर, ह्यूमन आई में इस तरह से अपने को पढ़ना है। मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। मानव नेत्र क्या होता है? एक खोखले गोले के समान होता है, जिसमें 3 परतें पाई जाती हैं। ये ह्यूमन आई है आपका। ठीक, ये ह्यूमन आई आपका बनेगा। क्या होगा? सबसे बाहर की परत को आपने दृढ़ पटल कहा, दृढ़ पटल बोलते हैं। उसके अंदर की पटल को रक्तक पटल बोलते हैं।
रक्तक पटल बोलते हैं, और इसके अंदर की पटल को रेटिना बोलते हैं। और इसी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसी रेटिना पर एक पीत बिंदु पाया जाता है, जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और यही रेटिना पर एक प्रकाश तंत्रिका की जाल बिछी होती है, और ये जाल जहाँ से छेद कर बाहर निकल कर जाती है, ब्रेन से जुड़ी होती है, जो सूचना देती है प्रतिबिंब बनाने का, उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। और ये प्रकाश के लिए सेंसिटिव भी नहीं होता। ये क्या होता है, प्रकाश तंत्रिकाएं हैं। ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। ठीक है, ब्लाइंड पॉइंट है, ये येलो पॉइंट है, रेटिना है ना। इसी तरह से इसके अंदर काचाभ द्रव होता है, बिट्रस ह्यूमर होता है भरा, इसे कहते हैं काचाभ द्रव। ये सामने क्या है, कार्निया है। इसके पीछे ये क्या है सर, आइरिस है। सर ये क्या है, सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मांसपेशियां हैं। ये क्या है, ये नेत्र लेंस है। ठीक, इस तरह से इसके बाद ये बच गया है, पुतली बाई है, पुतली है ना, पुतली है। इसके बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं, जलीय द्रव। ठीक, इस तरह से मानव नेत्र की पूरी बातें होती हैं। डिटेल में कर दो तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपके स्तर पे, है ना। इसके बारे में डिटेल में यही हर के बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिखा दो, हो गया कहानी, तो मानव नेत्र का कहानी हो जाता है। ठीक, ये लेंस हो गया, मानव नेत्र हो गया। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब दृष्टि दोष में अगर जो करें तो दृष्टि दोष बड़ा मजेदार होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन में अपने को क्या पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जिसे आप मायोपिया कहते हैं। ठीक, दूर दृष्टि दोष, जिसे आप हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसके बाद क्या है सर, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। फिर क्या कहते हैं, अबिंदुकता, अबिंदुकता, इसी को दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं, दृष्टि वैषम्य, अंग्रेजी में कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। और एक पढ़ते हैं वर्णांधता, वर्णांधता, वर्णांधता। ठीक, तो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ते हैं आप, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये दोष पढ़ते हैं आप। ठीक, जिसमें ए और ए बड़े खास हैं, इस पर न्यूमेरिकल बनता है। निकट दृष्टि दोष, सर क्या होता है, इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, नाम के उल्टा है, निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस निकट के निवारण के लिए क्या लगाते हैं, चश्मे में सर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, चश्मे में। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं, चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सर ये दोष कौन सा है, ये दोष बुढ़ापा अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में, बुढ़ापा अवस्था में। इसका चश्मा इस तरह से होता है, एक कटिंग वाला चश्मा लगा होता है वृद्धों में, तो बुढ़ापा अवस्था में दोष आता है, वृद्धावस्था में दोष आता है। नाम है जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। इसका मतलब वृद्धावस्था में, जरा मतलब वृद्धावस्था यहाँ होता है, जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था में होता है। क्यों होता है, सिलेरी मांसपेशियों के कमजोर हो जाने के कारण होता है। सिलेरी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, जिसके कारण जरा दृष्टि दोष हो जाता है। और ये देखो सिलेरी मांसपेशियां ये है ना, ये कमजोर पड़ जाती हैं, जिसके कारण ये दोष हो जाता है। तो निकट की और दूर की दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए देखोगे जो वृद्ध लोग होते हैं उनके चश्मे में कटिंग वाला लेंस लगा होता है ना। तो ये चीजें हैं, तो जरा दृष्टि दोष भी है। अबिंदुकता क्या होता है सर, अबिंदुकता ये होता है, अबिंदुकता ये होता है कि इसमें प्रॉब्लम ये आती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन,
इस तरह के देखने में हो गया टाइम क्या? अभी हम करके बता रहे हैं ना, क्यों तुम तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो देखते हैं उसी में समस्या होती है। ठीक, हॉरिजॉन्टल और इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस। ठीक, और एक है वर्णांधता, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, अनुवांशिक दोष है, इसमें रंगों में भी भेद नहीं कर पाता व्यक्ति, और यह असंभव है, इसका इलाज असंभव है, इसका इलाज संभव नहीं है। किसका? वर्णांधता का। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो इस तरह के दोष, अब सोचो लाइट वाले पोर्शन में हमने मोटा मोटी जो मेन पार्ट थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट आपको किया कि क्या है कैसे है पूरे लाइट का। थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक की भी चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने को बता देंगे। ठीक, सर लोग भी अपना इसी तरह से अपने बता देंगे क्या क्या हाई स्कूल में देखना है। अब इसको आप हाई स्कूल के सिलेबस से लेकर ऊपर स्तर तक पढ़ सकते हैं। अब जो विद्युत तथा विद्युत धारा है, विद्युत जो यूनिट है उसमें पहला क्या है? विद्युत तथा विद्युत धारा। ये जो है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्या है? आवेश पढ़ते हैं, Q बराबर IT, Q बराबर NI, V बराबर IR, ओम का नियम, ये फार्मूले पढ़ते हैं हम लोग। विद्युत विभव क्या होता है? विभव। चार्ज क्या होता है? आवेश, है ना। ये ओम्स लॉ है, ओम का नियम। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? ये पढ़ना है अपने को। प्रतिरोध R बराबर रो L अपान A, फार्मूले पढ़ने। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा इनका सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से फार्मूला होता है। फिर होगा समांतर क्रम में, समांतर क्रम 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, इस तरह से पढ़ने हैं। ठीक है, ये पहले चैप्टर में हम इस पर चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल भी आता है, विधिवत अच्छा न्यूमेरिकल आता है। और दूसरा चैप्टर जो यहाँ पढ़ते हैं हम, वो होता है आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव देख लीजिएगा और देखकर बुक उठा के देखिएगा कि जो मैं बता रहा हूं है कि नहीं, है ना। तब समझ में आएगा, हाँ सिलेबस आपका पूरा क्या क्या मैं बता रहा हूं पूरा उसमें कवर होगा। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग? इसमें आपने को बहुत ही अच्छी बातें देखना है। W जो विद्युत ऊर्जा होती है उसके बारे में देखना है। क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। W बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर I स्क्वायर, ठीक है, V स्क्वायर T अपान R, इस तरह से फार्मूले देखने हैं। ठीक है, ये क्या रहेंगे? जूल में। और इसी में अगर 4.2 का भाग कर दोगे तो ये हो जाएगा W अपान 4.2 कैलोरी में हो जाएगा, कैलोरी में। बस फार्मूला सेम है। इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, जितने होते हैं न्यूमेरिकल इस पर बनते हैं, आंकिक सवाल बनते हैं। और दूसरी बातें यहाँ और अगर देखना है तो पावर देखना है, पावर P बराबर W/T वाट, है ना। अब W जो फार्मूला ऊपर था वो P का हो जाएगा, P बराबर VI, T काट दो सब में से, I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपान R, ये सब क्या हो जाएगा? ये फार्मूला बन जाएगा तुम्हारा पावर का। तो ये सब किस में रहेंगे? वाट में रहेंगे। अब इसके पहले क्या पढ़े थे? जूल में रहेंगे। फार्मूला ये कहीं जैसा है, बस T गायब कर दोगे पावर बन जाएगा, T के साथ है तो विद्युत ऊर्जा बन जाएगा। बस उसी इसी पे न्यूमेरिकल आएगा, सिंपल सिंपल देखोगे पूरा भरा है न्यूमेरिकल से इस टॉपिक पे, कुछ दिक्कत नहीं होता। आपको P V दिया रहेगा, I दिया रहेगा, P पूछेगा, P बराबर VI, V दिया रहेगा, P दिया रहेगा तो I पूछेगा। लिखा रहता है, कोई उपकरण लोगे तो ऐसे लिखा रहता है 250 वोल्ट 100 वाट, इस तरह से उपकरण पे लिखा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 वाट का कोई उपकरण है, 250 वोल्ट विभवांतर पे यूज करोगे तो इसमें करंट कितना सहने की क्षमता है या क्या है। तो यहाँ से करंट भी निकाल सकते हो, I बराबर P/V। सर R भी तो निकाल सकते हैं जी, R भी निकाल सकते हो, ये लगा दो,
P बराबर वी स्क्वायर अपान आर से R बराबर वी स्क्वायर अपान पी कर दो, तो V और P का वैल्यू दिया है तो R भी आ जा सकता है। रेजिस्टेंस क्या है तो यूज करके लगा सकते हो, कोई भी फार्मूला यूज करने पर है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट जो देखेंगे, अब इसमें और भी चीजें हैं, फिर मैग्नेटिक वाला देखेंगे। क्या मैग्नेटिक इफेक्ट, विद्युत धारा का थोड़ा तेज हो रहा हो तो आप धीरे करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमें केवल सिलेबस पर चर्चा करना है, पढ़ाना नहीं है। पढ़ाते समय बहुत धीरे पढ़ाते हैं, लेकिन आज सिलेबस चर्चा करना है तो होल सिलेबस आपको हम चर्चा कर दे रहे हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें क्या होता है, पूरा मैग्नेट के, थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में पढ़ना होता है, इसके बाद कुछ फार्मूले पढ़ने होते हैं। F बराबर IBL साइन थीटा, ये फोर्स के बारे में बताना पड़ता है। इसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट और राइट रूल पढ़ना होता है, बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम फ्लेमिंग के, ठीक। इसके बाद इसमें और क्या पढ़ना होता है सर, इसमें और पढ़ना होता है आपको B बराबर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू 0 अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। सर F बराबर क्यू भी B साइन थीटा भी होता है, जी हाँ ये भी फार्मूला होता है। ये फार्मूले पढ़ने हैं अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा। और सर होता है फाई बराबर BA कॉस थीटा भी सर पढ़े, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये भी फार्मूला है। ये क्या है, तो फैराडे भी आएंगे, फैराडे का नियम, प्रयोग भी देखेंगे, इनका नियम भी दो देखेंगे, है ना। तो इस पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे न्यूमेरिकल, बड़े सीधे सीधे न्यूमेरिकल होते हैं। इसके बाद यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बनता है हाई स्कूल स्तर पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक होता है जनरेटर और मोटर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है विद्युत जनित्र, जिसे आप इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हो। जनरेटर दो प्रकार से पढ़ते हो, एक पढ़ते हो AC जनरेटर, एक पढ़ते हो DC जनरेटर, ठीक। और एक पढ़ते हो विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। ये दो टॉपिक बड़े खास हैं, किसी भी साल एग्जाम में उठा लेना, ये और ये मानोनेत्र, इस तीन में से, इसीलिए अभी तक मानोनेत्र नहीं मिटाए थे। तो इस टॉपिक तीन में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन निश्चित मिलना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है हाई स्कूल स्तर पे, वो इसी तीनों में से एक रहता है, ठीक। लाइट्स में अगर आएगा तो वहां से आ जाता है, नहीं तो विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर में से निश्चित ही रहता है, या ये उठा लेता है, बस यही उसके पास सवाल है, बड़े सवाल इसी तरह से आपसे पूछा जाता है। इसके बारे में एक, इसमें से कोई एक पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, फिर ये बाकी पढ़ने दोनों बहुत आसान हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके हम पढ़ सकते हैं, या इसको पढ़ लीजिए तो बाकी इसको पढ़ना थोड़ा सा अंतर होता है, बस कॉन्सेप्ट वही रहता है, अंतर समझ के पढ़ सकते हैं अपने। तो इस तरह से आप फिजिक्स यहाँ देखेंगे, ठीक। अब मैं थोड़ा सा तेज बताया, धीरे बताया, आप समझ लीजिए। पढ़ाते समय अब इसी को अपने धीरे धीरे पढ़ना है, एक एक हेडिंग पढ़ना है एक दिन में, बहुत धीरे धीरे समझ के, और बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाते हुए। फिजिक्स पढ़ना है तो न्यूमेरिकल जरूरी है, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ रहे हो तो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, ठीक। इस तरह से आज हम अपनी क्लास यहीं आपको अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।